हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडिया पर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, वर्ल्ड वाइड कौन से हैं, आज इस सब के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 5 कंपनी हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी एंड ई। ये पांचों कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं ये सारी कंपनीज, ठीक है। अब ए कंपनी का मन हुआ ये चेक करने का कि बाकी की 4 कंपनी हैं, जो 4 लीडिंग कंपनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी कंपनी का रेवेन्यू क्या है। तो वो ए कंपनी कैसे चेक करेगी, इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर, है ना। ए कंपनी इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ये चेक करेगी, और ए कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर भी कर सकती है, राइट। पर क्या हो अगर ए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग फॉर्मेट में बना हुआ है, अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए बना हुआ है, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, इसी तरह से ई का भी अलग है, तो क्या होगा, क्या ए कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकती है? जी नहीं। ए कंपनी अगर इन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग फॉर्मेट में बने हुए हैं, अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए बने हुए हैं, तो कंपेयर नहीं कर सकती। सिमिलरली बी भी नहीं कर सकती, सी भी नहीं कर सकती, डी भी और ई भी नहीं कर सकती, राइट। चलिए, ये तो हुआ ए का प्रोस्पेक्टिव या फिर कंपनीज का प्रोस्पेक्टिव। दूसरा प्रोस्पेक्टिव लेते हैं जो है यूजर का या इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर, मान लेते हैं हम इन्वेस्टर हैं, इन सारी कंपनीज ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करा रखा है, शेयर इशू कर रखे हैं। हम चाहते हैं हम इन कंपनीज के शेयर परचेज करें, पर हम परचेज कब करेंगे शेयर इन कंपनीज के? जब हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से देख लेंगे, जब हम इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, और हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है या फ्यूचर अच्छा है इस कंपनी का, ठीक है। तो हम कब कंपेयर कर पाएंगे, कब ये जज कर पाएंगे? जब इन सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से बने हुए हों, राइट। पर होता क्या है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज फॉलो ना करें तो ये सब अपने ही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिक्स्ड रूल्स और गाइडलाइंस के बेसिस पर बनाओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या देता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो गाइडलाइंस देता है, वो रूल्स देता है, वो नॉर्म्स देता है, वो फॉर्मेट देता है, जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, राइट। यही है मीनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्राइज अकाउंटिंग गाइडलाइंस एंड रूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू हेल्प ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। प्राइमरी एम क्या है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी आ पाए, राइट। चलिए, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि गाइडलाइंस देता है, नॉर्म्स देता है, रूल्स देता है, जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो अगर किसी कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होंगे? क्रेडिबल होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे। जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है वो उन पर भरोसा कर पाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड
एक्सपर्ट अथॉरिटीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सपर्ट अथॉरिटीज इशू करती हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे बोलते हैं ASB। ये ASB ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है, राइट। चलिए नेक्स्ट फीचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड elaborate guidance regarding various issues related to handling and reporting of financial transaction। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग और हैंडलिंग की जाती है, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। मेन फीचर क्या है, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जब यूनिफॉर्मिटी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, कंपेरेबिलिटी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। जिस कंपनी पे जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं वो कंपनी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी ही करेगी, ये मैंडेटरी है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता है और लॉज भी चेंज होते हैं। तो जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉज चेंज होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स या फिर नीड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं या ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस कंपनीज फॉलो कर रही हैं उनको कम कर देना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कोई कंपनी फॉलो कर रही है तो वो एक फिक्स फॉर्मेट में ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी। नेक्स्ट है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना भी इजी हो जाता है और बनाना भी इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही कि कंपैरिजन हो पाता है डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, राइट। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर बने हुए हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड यूटिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट इज रिटन नॉर्म्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिटन नॉर्म्स हैं, ये लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको रिटन फॉर्म में मिलते हैं। किसी भी अकाउंटेंट को या अकाउंटिंग प्रोफेशनल को या ऑडिटर को जब भी हेल्प चाहिए होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं। डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उसके बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है जिसके बेसिस पर डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म होते हैं और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्म हैं तो वो कंपेरेबल भी होंगे, राइट। नेक्स्ट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग यूजर्स। यूजर्स कौन हुए, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। तो यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर बनाए गए हैं, तो यूजर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं ऑडिटर्स को और अकाउंटेंट्स को। ऑडिटर्स को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टू ऑडिटिंग द अकाउंट्स, और अकाउंटेंट्स को किस में हेल्प करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अकाउंटेंट्स डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़कर अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को ठीक कर सकते हैं और
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट इज रिड्यूसेस ऑल्टरनेटिव्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि एक फिक्स फॉर्मेट बताते हैं, फिक्स ट्रीटमेंट बताते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का, तो अकाउंटेंट के पास या फिर अकाउंटिंग प्रोफेशनल के पास ऑल्टरनेटिव्स कम हो जाते हैं। ठीक है, उनको एक फिक्स फॉर्मेट में ही काम करना पड़ता है, फिक्स फॉर्मेट में ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिड्यूस ऑल्टरनेटिव्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि जब ऑल्टरनेटिव्स कम हो जाते हैं तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको एक फिक्स फॉर्मेट दे रहे हैं तो आपको उसी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो क्या होगा? इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट टू द लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी कंट्री का लॉ है उसके हिसाब से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, लॉ को ये कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते, कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं? जो भी कंट्री का लॉ है। तो जैसे ही लॉ चेंज हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं कहां पर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो IFRS चलता है। क्या चलता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंडिया की बात अभी अपन बाद में करेंगे, अभी वर्ल्ड वाइड बात करते हैं। क्या चलता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं, ये भी रूल्स एंड गाइडलाइंस ही बताते हैं, पर इनका नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, 5 कंपनी है, कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कैसे करेंगे? तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेकर आए। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कंट्री A, B, C, D, E, इन कंट्रीज की, मान लीजिए कोई कंपनीज हैं, इसकी कंपनी हम ले लेते हैं 1, 2, 3, ये कंट्रीज हैं डिफरेंट। ठीक है, इन कंट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हमें कंपेयर करना है, पर इन कंट्रीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग अलग हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग तरह से बन रहे हैं, तो क्या कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। तो हमको वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी एक सिमिलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस चाहिए, सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, जिसके बेसिस पर हम कंपेयर कर पाए इन सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि डिफरेंट कंट्रीज की हैं, राइट। तो डिफरेंट कंट्रीज के लिए भी हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल रखे हैं, जो क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आने से पहले चलता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अभी जो IFRS है वो IFRS में IAS भी इंक्लूडेड है, पर IFRS नए भी हैं और IAS पुराने वाले भी हैं। तो हम बेसिकली बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं, पर उसमें IAS भी अभी भी इंक्लूडेड है। ठीक, बनाता कौन है IFRS? IFRS की इशूइंग बॉडी है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में 2 स्टैंडर्ड्स चलते हैं। इंडिया में 2 स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको बोलते हैं AS। ठीक है, पहला क्या चलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इशूइंग बॉडी कौन है इंडिया में? ये है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB। और ASB बनाई किसने है, सेट किसने की है, ASB बनाई है ICAI ने, राइट। इंडिया में एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चलाने की क्या ज़रूरत थी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हैं। तो हुआ क्या, जब IFRS आया तो सारी कंट्रीज़ के पास एक ऑप्शन था, या तो आप अपनी कंट्रीज़ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के इक्विवेलेंट कर दो, आप अपनी कंट्रीज़ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS जैसा बना दो, या फिर IFRS ही अडॉप्ट कर लो। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने IFRS को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ के रूल्स अलग हैं, रेगुलेशंस अलग हैं, यहाँ के लॉज अलग हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। तो इंडिया ने IFRS के जैसा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम आते हैं। AS तो क्या किस पे काम आते हैं, सिर्फ कंट्री में। AS काम आते हैं सिर्फ कंट्री लेवल पर। इंड AS कहाँ काम आते हैं, इंड AS काम आते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्या काम आता है, जब हम अपने कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाहर दिखाना चाहते हैं, या बाहर के यूजर्स हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, या बाहर की कंपनीज या बाहर के इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हों, इंड AS पर बने हुए हों या फिर IFRS पर बने हुए हों। तो क्यों, क्लियर है, IFRS यूज नहीं करती है इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने इंड AS निकाला जो कि इक्विवेलेंट है IFRS के, ठीक है। तो ये इंड AS आर कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, बात समझ आई। अब बात आती है इंड AS की इशूइंग बॉडी कौन है, तो इंड AS की भी इशूइंग बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं, इंड AS की एप्लीकेबिलिटी क्या है। इंड AS कंपनीज एक्ट 2013 में नोटिफाइड है, इसमें बताया गया है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, तो चेक करते हैं। कंपनी अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इंडिया के, तो उसको अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS के बेसिस पर बनाने पड़ेंगे, राइट। या फिर उस कंपनी की नेट वर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो भी उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS के बेसिस पर बनाने पड़ेंगे। और किसी भी कंपनी की ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उस कंपनी के साथ साथ उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग तो वो खुद ही हुई, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सबको ही इंड AS के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, राइट। बाकी कोई भी कंपनी वॉलंटरली इंड AS को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा कंपल्शन नहीं है किसी कंपनी पर, इसके अलावा अगर कोई बनाना चाहता है कोई कंपनी तो वो बना सकती है, राइट। चलिए अब बात करते हैं, एक सिंपल सा एक रूल समझ लेते हैं। जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में वो इंड AS फॉलो कर रही है, ठीक है, या फिर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है वो भी इंड AS फॉलो कर रही है, ठीक। ये दोनों पॉइंट याद रखना। इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं, इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं वो क्या फॉलो करेंगी, वो ऑटोमेटिकली AS फॉलो करेंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगी, जो कि सिर्फ इंडिया पर ही लागू होते हैं, जो इंडिया में ही चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वो स्टैंडर्ड्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं जाते, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो क्या चलता है, और इंडिया की बात करें तो क्या चलता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो चलता है IFRS, ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इशूइंग बॉडी कौन है IFRS की, इशूइंग बॉडी है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में चलता है एक तो AS, इशूइंग बॉडी कौन है, अकाउंटिंग
स्टैंडर्ड बोर्ड ASB। और इंडिया में क्या चलता है, इंड AS। इशुइंग बॉडी कौन है अगेन, ASB, ठीक है, ये इशुइंग बॉडी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंडिया में। इंड AS इक्विवेलेंट टू IFRS है, ठीक है, कन्वर्ज्ड फॉर्म है IFRS की इंड AS, राइट। अदरवाइज बाकी की कंपनीज के लिए जो इंड AS के ये कंडीशंस में नहीं आती हैं, वो क्या फॉलो करती हैं कंपनीज, वो फॉलो करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS, ठीक है। चलिए अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट क्या है। ये है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो बताता है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज कैसे करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, ये बताता है आपको वैल्यूएशन कैसे करना है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री मीन स्टॉक का, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे वैल्यूएशन करना है एंड ऑल। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। इसी तरह से डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है, ठीक है। जिस भी चीज़ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो उसी चीज़ की डिटेल इंफॉर्मेशन बता देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इंड AS की लिस्ट। इंड AS की लिस्ट में 40 इंड AS है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो 40 इंड AS है। 40 इंड AS में 16 तो IFRS है और 24 IAS है, क्योंकि IFRS पहले क्या हुआ करता था IAS, तो जब IFRS आया तो उसमें IAS का भी कुछ पार्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या हो गए आपके 40 इंड AS जो कंप्राइज करते हैं 16 IFRS को, 24 IAS को, राइट। अब IFRS को जो 1 to 16 IFRS हैं जो नए बने हैं, तो इनको हमने 100 की सीरीज से स्टार्ट किया है। 101, ये 101 से लेकर 1016 तक 16 IFRS है ना, ये सब क्या है IFRS है, नए बने हुए, ठीक। और बाकी के जो इंड AS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 24 और भी हैं 27 to 41, ये जो है ये क्या है आपके, ये IAS हैं। तो IAS की सीरीज को तो सिंपली 1 से डिनोट किया है और जो IFRS है उसको 100 की सीरीज में लिखा गया है, राइट। चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।